हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के आज के लेक्चर में हम जो चैप्टर था लॉज ऑफ मोशन का फ्रिक्शन चैप्टर, उसके क्वेश्चन पेपर में जो डाउट्स आपको आए थे उनका सॉल्यूशन आपको आज दिखाएंगे। फ्रिक्शन चैप्टर के बाद जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया था वो काफ़ी बच्चों ने सॉल्व किया, तो 3-4 उस क्वेश्चन पेपर में डाउट्स थे, तो वन बाय वन वो डाउट्स हम आपको दिखाते हैं। ये आपके सामने फ्रिक्शन चैप्टर के क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट डाउट है। पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये कुछ बच्चों को करने में थोड़ी दिक्कत आई, तो हम यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड अ मूविंग बॉडी इज म्यू। तो सबसे पहले क्या करें, हम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बना देते हैं। ये आपने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बना दिया, ठीक है जी, ऐसे। अब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक बॉडी है जो स्लाइड करेगी इसके ऊपर, और इस बॉडी, लेट अस सपोज इसका मास है m, कुछ ना कुछ मास तो होगा ही। इस बॉडी के इस सरफेस पर स्लाइड करने पर इस बॉडी और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको म्यू गिवन है, ठीक है जी। अब आप जानते हो कि जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है तो आप ऐसा लिख सकते हो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। F क्या होता है मैं दिखाता हूं। F होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये बॉडी इस साइड, ये जो एरो दिखाया है, राइट साइड में मूव करती है तो इस बॉडी और इस सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां पर होता है, और इस बॉडी का वेट mg एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इस सरफेस का रिएक्शन होता है वर्टिकली अपवर्ड। और अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये आपको फ्रिक्शन के चैप्टर में बहुत डिटेल में लॉज फ्रिक्शन के समझाते हुए बताया गया था। और फिर आप लिख सकते हो और करके F इज इक्वल टू म्यू आर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर जो कांस्टेंट आप लगाते हो म्यू, वही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, आर की वैल्यू mg होती है। ये आपका फ्रिक्शन चैप्टर में रूल, लॉ और फॉर्मूला डिटेल में समझाया गया है। यहां सिर्फ उसको याद दिलाया जा रहा है, उसका ओवरव्यू बताया जा रहा है बच्चों को, कि बच्चे जान लें कि म्यू कहां से आया। जिस वर्ड की हम बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस, वो म्यू कैसे आता है। कि बॉडी जब स्लाइड करती है तो स्लाइड जिस डायरेक्शन में करती है, फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट लगती है जो बॉडी को रोकने की कोशिश करती है, और वो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के। और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से आया, बॉडी का वेट mg ग्राउंड या सरफेस जिस पर वो है उस पर एक्ट करता है, वो सरफेस इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाता है, उसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के जो कांस्टेंट आता है उसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये पूरी कहानी आपने इस लाइन को पढ़ने के बाद एक्सप्लेन कर दी। अब क्वेश्चन क्या कहता है, विद व्हाट स्पीड मस्ट अ बॉडी ऑफ मास m, हमने पहले इसका मास m ले लिया था, बी प्रोजेक्टेड पैरेलल टू द सरफेस टू ट्रैवल अ डिस्टेंस s बिफोर स्टॉपिंग। इस लाइन का मीनिंग है कि इस बॉडी को कितनी स्पीड से, u कह देते हैं उस स्पीड से, प्रोजेक्ट किया जाए, स्लाइड किया जाए, इस तरफ धकेला जाए कि वो s डिस्टेंस ट्रैवल कर ले।
बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बिफोर कमिंग टू रेस्ट का मतलब हो गया, रेस्ट में आने का मतलब हो गया यहां पर जो भी वेलोसिटी है उसे फाइनल वेलोसिटी कहा जाएगा, वो 0 हो जाए। कितनी वेलोसिटी से इस बॉडी को यहां से स्टार्ट करवाया जाए, फेंका जाए, स्लाइड कराया जाए कि वो s डिस्टेंस मूव कर ले रेस्ट में आने से पहले। अब सबसे पहली बात ये समझ लें कि जब आप इसको थ्रो करते हो या स्लाइड कराते हो इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से, जो हमें मालूम करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो इसे रोकने का काम, क्योंकि फाइनली यहां रुक गई है, रोकने का काम फ्रिक्शनल फोर्स करता है। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा वो अगर आपको पता लग जाए तो आप ऐसा लिख सकते हो, वो फ्रिक्शनल फोर्स इसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता है। कोई भी फोर्स बॉडी की स्पीड को बढ़ा भी सकता है, स्पीड को कम भी कर सकता है। यहां आप बॉडी को आगे बढ़ा रहे हो, मूव करा रहे हो, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स रोकने की कोशिश कर रहा है और फाइनली रोक देता है, इसीलिए तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू ma लिखें तो इस फॉर्मूले से हमें एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, जिसे रिटार्डेशन भी कहा जाएगा, और वो होगा F बाय m। और F आपको पहले से ही पता है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू म्यू आर होती है, तो A इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन m हो जाएगा। और R की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, R और mg एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, तो आप R की जगह mg लिख सकते हो, तो म्यू mg अपॉन m। m से m आप कैंसिल कर दोगे, आपका जो एक्सेलरेशन जिसे आप रिटार्डेशन कहोगे यहाँ, वो म्यू जी आ जाएगा। यानी जब इस बॉडी को u वेलोसिटी से इस सरफेस पर स्लाइड कराया जाएगा तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होकर 0 हो जाती है, और स्पीड कम होने के दौरान जो रिटार्डेशन होता है इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, वो हो जाता है म्यू जी। कैसे पता चला? आपने फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया कि कोई भी फोर्स लगने से बॉडी में एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी बढ़ती है तो पॉजिटिव, वेलोसिटी कम होती है तो नेगेटिव, जिसे रिटार्डेशन कहते हैं। और ये फोर्स कौन सी है जो इसके रिटार्डेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फ्रिक्शनल वाली फोर्स। फ्रिक्शन वाली फोर्स का फॉर्मूला रख दिया, इससे आपका ये रिटार्डेशन आ गया। अब आप एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। करते हैं ऐसा। अब ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स में पढ़ाई जाती है। जब आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे इस सिचुएशन के लिए, तो v की जगह आप रखोगे 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है। u आपको फाइंड आउट करना है, और यहां प्लस करके 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है, और ये हो गया s। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रहे, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के दौरान बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रही है, तो ये रिटार्डेशन है, इसलिए आप इस एक्सेलरेशन को प्लस ना लेके क्या लेंगे? माइनस। और अब इस u स्क्वायर को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो आपका u स्क्वायर माइनस का -2 म्यू जी एस आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो u की वैल्यू आ गई √2 म्यू जी एस। यही आपको फाइंड आउट करना था कि कितनी वेलोसिटी से उसको स्लाइड कराया जाए कि वो रुकने से पहले, विद व्हाट स्पीड मस्ट अ बॉडी ऑफ मास m बी प्रोजेक्टेड पैरेलल टू द सरफेस,
ऐसे पैरेलल टू द सरफेस, यानी इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से उसको फेंका जाए, टू ट्रैवल अ डिस्टेंस s बिफोर स्टॉपिंग, कि वो s डिस्टेंस चल जाए बिफोर स्टॉपिंग। तो s डिस्टेंस चला, स्टॉप हो गया, स्टॉप होने के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 रख दी। अब इस इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन आपने यहाँ से फाइंड आउट करके यहाँ पर पुट कर दिया। एक्सेलरेशन को माइनस क्यों रखा, क्योंकि u वेलोसिटी से फेंकने पर धीरे धीरे वेलोसिटी कम होते होते 0 हो रही है, यानी रिटार्डेशन हो रहा है, और आपने u फाइंड आउट कर दिया, ये वैल्यू आ गई। इस वेलोसिटी से आपको उसे थ्रो करना पड़ेगा कि वो s डिस्टेंस चल जाए बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर स्टॉपिंग। तो ये आपका फर्स्ट जो डाउट था वो सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट डाउट की तरफ। तो ये है आपके सामने फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कहता है अ मास ऑफ 100 kg इज रेस्टिंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल 30 डिग्री। तो सबसे पहले आप एक इंक्लाइंड प्लेन बनाते हो, यहां बना के दिखाते हैं आपको। ये आपका इंक्लाइंड प्लेन बना देते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, यहां से आपकी ये वर्टिकल लाइन हो गई, इंक्लाइंड लाइन कहना चाहिए। थोड़ा ऐसे बनाते हैं, 30 डिग्री एंगल कह रहा है, ठीक है जी। ये आपका थीटा हो गया 30 डिग्री। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉक्स रखा है, मास रखा है, कैसा, ये रहा 100 kg का, ठीक है जी। ये हो गया m 100 kg। आपको बताया गया है जैसे ही इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, सबसे पहले ये mg, उसका वेट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये कहलाता है नॉर्मल रिएक्शन, और उसको पीछे एक्सटेंड करते हैं। तो मैं ये mg को ना थोड़ा सा यहाँ पर लिखता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये mg है, और ये वाला एरो है mg cos थीटा, ये एंगल थीटा हो गया, और ये वाला जो एरो है ये कहलाता है mg sin थीटा। अब सब बच्चों को मालूम है कि अगर ये फ्रिक्शन वगैरह कुछ कंसीडर न करा जाए तो ये जो ब्लॉक है ये mg sin थीटा की वजह से यहाँ पर नीचे की तरफ स्लाइड करता है, क्योंकि mg cos थीटा तो बैलेंस कर देता है नॉर्मल रिएक्शन को। ये जो आपको एक्सप्लेनेशन है ये फोर्स और फ्रिक्शन चैप्टर में, सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में बहुत बार बताई गई है। अब आपसे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1/√3, अभी बताया था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू, ये 1/√3 है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट फोर्सेस, क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट फोर्सेस दैट एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन इन बोथ केसेस जस्ट मेंटेन द मास इन इक्विलिब्रियम। आपको ग्रेटेस्ट और लीस्ट फोर्सेस बतानी है इस मास को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। अब ये जो ब्लॉक आप देख रहे हो, अगर आप इसको इस तरफ से पकड़ते हो
यानी इसको स्लाइड होने से रोकते हो, तो आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी इधर लग रहा है, क्योंकि अगर आप इस तरफ से इसको होल्ड करके खींचते हो तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है। और अब आपको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये जो फोर्स आपने लगाया है इस तरफ होल्ड करने वाला, ऊपर की तरफ खींचने वाला, वो फोर्स इन दोनों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और mg sin थीटा के एडिशन के इक्वल होना चाहिए। पहला केस तो ये हो सकता है। अब जो आपने फोर्स लगाया है ऊपर की तरफ, उसको मैं ग्रीन कलर से डिनोट कर रहा हूं, यानी आपने इसको हल्का सा पकड़ के इस तरह से फोर्स लगाया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और mg sin थीटा का जो सम है वो इसके बराबर हो गया। अगर आप ये फोर्स न लगाते तो ये बॉडी नीचे स्लाइड करता रहता, तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होता। तो आप जो फोर्स लगा रहे हो इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए, वो mg sin थीटा प्लस f हो रहा है, और mg sin थीटा तो ऐसे ही रहेगा, f की वैल्यू होती है म्यू आर, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान रहे, मैं यहां पर ये ब्लू ही लिख देता हूं जिससे बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे। ब्लू कलर से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिख रहा हूं। और म्यू तो ऐसे ही रहने दिया मैंने, आर जो कैपिटल आर है उसकी वैल्यू mg cos थीटा होती है, यहां पर इंक्लाइंड प्लेन में समझाया गया। और ये आपका f इज इक्वल टू mg sin थीटा एज इट इज। अब आप दोनों में से mg कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। अब आप ये वैल्यू पुट करेंगे, एम जी थीटा 30 डिग्री है, म्यू की वैल्यू गिवन है cos 30। ये आपका फर्स्ट आंसर आएगा, लेकिन यहां पर आंसर 100 kgf में दिया हुआ है, न्यूटन में नहीं दिया हुआ। आप यहां से सॉल्व करोगे, आंसर न्यूटन में आएगा। अगर आप इस आंसर को kgf में करना चाहते हो तो इस वैल्यू को स्मॉल g से डिवाइड कर दो, क्योंकि kgf से न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए, 100 kgf से न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये आपके पास 980 न्यूटन आ जाएगा, यानी 100 kgf का मीनिंग ही 980 न्यूटन है। तो अगर आप इसको यहां पर सॉल्व करोगे, मास 100 इंटू 9.8 इंटू साइन 30 प्लस 1/√3 इंटू कॉस 30, ये सब वैल्यू सॉल्व करोगे, आपका आंसर 980 न्यूटन ही आएगा। नहीं तो आप kgf में निकालना चाहते हो तो इस पूरी फोर्स की वैल्यू को 9.8 से, या स्मॉल g जिसकी वैल्यू होती है 9.8, उससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर kgf में आएगा। अब ये आपकी वो फोर्स आ गई जो मैक्सिमम फोर्स आपको चाहिए थी इसे इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। अब मिनिमम फोर्स जो आपको चाहिए इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, वो फोर्स हम कैसे निकालेंगे? वो फोर्स ऐसे निकालेंगे, F इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस F। कैसे? अब की बार आप इस तरफ फोर्स लगाने के बजाय इसको इस तरफ फोर्स लगाएं,
जब आप इस तरफ फोर्स लगाओगे तो आपकी, मैं आपको दूसरा डायग्राम बना के दिखा देता हूं। यहां तक बच्चे नोट कर ही लें, फर्स्ट पार्ट तो इसका सॉल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट के लिए मैं डायग्राम भी दूसरा चेंज कर देता हूं। चलें 1 मिनट। लो जी, अब मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं। दूसरे डायग्राम में फिर से एक हॉरिजॉन्टल पहले सरफेस बनाया, फिर यहां से इसको इंक्लाइंड प्लेन बनाया, 30 डिग्री लगभग अंदाजे से ही बना देते हैं, और ये हो गया आपका थीटा 30 डिग्री। ये आपका वो बॉक्स है एम मास का 100 kg का, आपको बताया था। ये आपकी mg, ये आपकी mg cos थीटा, और ये आपका हो गया mg sin थीटा। ये एंगल थीटा होता ही है। अब आप पहले ये जो नॉर्मल रिएक्शन भी बना देते हैं। अब आप पहले फोर्स ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे थे, अब आप फोर्स लगाओगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वो फोर्स मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ये किसी और कलर से दिखाते हैं, चलो ग्रीन कलर से। ये ग्रीन कलर से आपने फोर्स लगाई है। अब जब आप नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन वाली फोर्स अब की बार रेड कलर से दिखा देते हैं। फ्रिक्शन वाली फोर्स ऐसे लगेगी। अब आपने जो फोर्स लगाई है F ग्रीन कलर से, प्लस mg sin थीटा, ये दोनों मिलकर बैलेंस कर रही हैं किसको? फ्रिक्शनल फोर्स को, जो आपने इस कंडीशन में रेड कलर से ली। तो अब आपके पास जो ग्रीन कलर वाली फोर्स है F, वो आएगी फ्रिक्शनल फोर्स माइनस क्या? mg sin थीटा। अब आपकी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है म्यू आर, और ये mg sin थीटा तो ऐसे ही रहेगा। और म्यू आर की वैल्यू क्या होती है? mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा। इसमें से mg कॉमन ले लिया जाएगा, म्यू cos थीटा माइनस म्यू cos थीटा माइनस sin थीटा। ये आपकी अब नई फोर्स आ गई। अब आपने वही करना है, m की वैल्यू 100, g 9.8, म्यू गिवन है आपका कितना? 1/√3, sin 30 और cos 30 का वैल्यू पुट करना है। इसको सॉल्व करेंगे, सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा। ये वाली फोर्स मिनिमम फोर्स होगी, और वो जो पिछले आपने केस में किया वो फोर्स होगी कौन सी? मैक्सिमम फोर्स। बस इतना याद रखना है कि इस केस में आप नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और पिछले केस में आप इधर फोर्स लगा रहे थे ऊपर, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट लग रहा था। तो ये आपका नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व होता है, दोनों पार्ट्स। अब चलते हैं उससे अगली प्रॉब्लम की तरफ। यह है आपका नेक्स्ट नंबर का प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है उस पेपर का, फ्रिक्शन वाले पेपर का। इस क्वेश्चन में बोलते हैं मेटल ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ मेटल प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री
इफ द मास ऑफ ब्लॉक इज 0.5, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2। देखो सबसे पहले तो वो डायग्राम ही बना लेते हैं हम। डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। इसमें आपको एक साथ 2-3 अलग अलग केसेस बताए गए हैं इंक्लाइंड प्लेन के। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, मैच करता हुआ, काफी सिमिलैरिटीज हैं। ये आपका एक इंक्लाइंड प्लेन पर जिसका एंगल 30 डिग्री है, इसको मैं अभी फिलहाल थीटा बोल देता हूँ। ये रहा थीटा 30 डिग्री। यहाँ पर आपका एक बॉक्स रखा हुआ, इस बॉक्स का मास m है जो कि आपको गिवन है, ये रहा 0.5 kg। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है, ये रहा 0.2। ये सब मैंने वैल्यूज साइड साइड में कर दिए हैं। अब आपको बताया था सबसे पहले ये है बॉडी का वेट mg, ये है mg cos थीटा, ये है नॉर्मल रिएक्शन, और ये है mg साइन थीटा। फ्रिक्शन चैप्टर में आपको बहुत अच्छी तरह हर बार इंक्लाइंड प्लेन पर रखने पर ये सब करना है, वो आपको पता है, थीटा ये एंगल है। अब आपको ये बताना है पहले पार्ट में, व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू कीप द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। अब आपको ये बोला है कि स्लाइडिंग डाउन हो रहा है, ऑलरेडी स्लाइडिंग डाउन है, तो ऑलरेडी स्लाइडिंग डाउन है तो इसको फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, ऐसे। फ्रिक्शन की एक खास बात है कि जिस तरफ बॉडी मूव कर रहा होता है, किसी भी वजह से मूव कर रहा हो, जिस तरफ बॉडी मूव कर रहा होता है फ्रिक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट लगता है। अब ये स्लाइडिंग डाउन है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, आपको एक हल्की सी फोर्स लगानी है। ये हो गई वो फोर्स जो बस इसको नीचे स्लाइड होने से रोक ले। तो ये फोर्स आपने लगाई है, ग्रीन कलर वाली फोर्स आप लगा रहे हो, mg साइन थीटा की वजह से वो स्लाइड हो रहा था, फ्रिक्शन ऑपोजिट लग रहा था। अब आपने इसे स्लाइड होने से रोक लिया है। स्लाइड होने से रोकने का मतलब क्या हुआ कि आपने जो फोर्स लगाई F, फ्रिक्शन जो फोर्स लगा रहा था F, वो दोनों मिलकर किसके बराबर हो गई, mg साइन थीटा। क्योंकि बॉडी तो ऑलरेडी स्लाइडिंग थी, आप और स्लाइडिंग थी तो फ्रिक्शन ऊपर था, आपने बस उसे जस्ट स्टॉप किया है। आपने इतना ही फोर्स लगाना है सिर्फ जो उसे स्टॉप कर दे नीचे जाने से। तो आपको बस फ्रिक्शन की, ये जो एफ रेड कलर से फोर्स दिख रहा है, इसकी हेल्प करने के लिए फोर्स लगाना है, और इतनी लगानी है कि जो आपने फोर्स लगाई वो फ्रिक्शन के साथ मिलकर mg साइन थीटा को बैलेंस कर दे, तो ये नीचे नहीं जाएगा। अब आपसे ये वाली फोर्स पूछी है, ये फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, mg साइन थीटा और माइनस f करना पड़ेगा। mg साइन थीटा f का वैल्यू म्यू आर होता है, और mg साइन थीटा म्यू तो ऐसे ही रहेगा। r का वैल्यू होता है mg cos थीटा।
इंक्लाइंड प्लेन में आर mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल सरफेस में आर mg को बैलेंस कर रहा होता है। ये फ्रिक्शन में आपको बता दिया गया था। ये आपका पहला यानी फर्स्ट केस आ गया। फर्स्ट केस कि ये फोर्स आपको लगानी पड़ेगी टू कीप द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑलरेडी बॉडी अगर स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन जिस तरफ स्लाइड करता है उसके ऑपोजिट लग रहा है, आपने बस उतनी फोर्स लगानी है जो फोर्स फ्रिक्शन के साथ मिलकर स्लाइडिंग डाउन वाली फोर्स को बैलेंस कर दे, तो ये रुक जाएगा। तो ये आपका, जब आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे, m की जगह आप 0.5, g 9.8 है, sin 30 माइनस म्यू की जगह 0.2, ये आपका फर्स्ट केस सॉल्व हो जाएगा। अब बारी आती है सेकेंड केस की, टू मूव इट अप द प्लेन। अब आपको इसे ऊपर की तरफ खींचना है, टू मूव इट अप द प्लेन। उसके लिए मैं बच्चों को फिर से एक डायग्राम बना देता हूं। यही इंक्लाइंड प्लेन अगर मैं दोबारा बनाऊं, ये लीजिए, बना दिया दोबारा। ये एंगल हो गया 30, थीटा ही लिख लेते हैं। थीटा, ये आपका वो बॉक्स हो गया। ये बॉक्स बनते ही आपके पास वो सारी घटनाएं तो वैसे की वैसी हो जाएंगी। ये mg, ये थीटा, ये mg cos थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये mg sin थीटा। अब इस सेकेंड पार्ट में कह रहा है टू मूव इट अप द प्लेन, यानी आपको इस बॉक्स को ऊपर की तरफ खींचना है। जब आप इसे ऊपर की तरफ खींचोगे F फोर्स से, तो अब की बार फ्रिक्शन जो है कहां पर एक्ट करेगा, ये। और टू मूव इट अप बोला है यानी कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो आपका जो सेकेंड केस होगा कि आपको इसे ऊपर ले जाना है, व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। अब की बार जो आपकी फोर्स होगी वो इक्वल टू होगी किसके, mg sin थीटा प्लस f। क्योंकि जब आप इसे ऊपर की तरफ स्लाइड कराने की कोशिश करोगे, अभी तो आपने जस्ट इसे रोका था, ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा था, नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा था, फ्रिक्शन अपने आप ऊपर की तरफ लग रहा था, आपने जस्ट उसे रोका यानी फ्रिक्शन की हेल्प कर दी। यहां आप उसे ऊपर स्लाइड कराने की कोशिश करोगे तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली जिधर आप स्लाइड कराते हो या जिधर वो स्लाइड होता है उसके ऑपोजिट लग जाता है। अब की बार ये फ्रिक्शन इधर लगा तो mg sin थीटा और फ्रिक्शन दोनों ऐड होंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, और वो दोनों ऐड होकर इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। म्यू का वैल्यू और एफ का वैल्यू आप जानते हो, म्यू आर। तो आपके पास mg sin थीटा प्लस एफ की जगह म्यू आर आएगा, और आर का वैल्यू mg cos थीटा है, यानी आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, f इज इक्वल टू यहां पर mg sin थीटा प्लस इस रेड वाले f का मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इसका वैल्यू म्यू mg cos थीटा बनेगा, क्योंकि f की जगह म्यू आर ही लिखना है और r की जगह बस यहां बीच में माइनस के बजाय प्लस आ गया। ये आपका सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट कहता है टू मूव इट अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ। अब की बार इसमें एक्सेलरेशन भी होना है। अब ये एक्सेलरेशन जब होना है तो उसके लिए आपको याद रखना चाहिए, एक्सेलरेशन तब होगा जब ये F जो आप फोर्स लगा रहे हो ऊपर ले जाने के लिए, वो इन दोनों से ज्यादा होनी चाहिए।
यानी सबसे पहले आपको नेट फोर्स निकालनी पड़ेगी, यानी केस नंबर 3 लिख रहा हूं मैं यहां पर, केस नंबर 3। सबसे पहले नेट फोर्स निकाली जाएगी और नेट फोर्स को स्मॉल एफ से डिनोट कर रहा हूं मैं, और वो होगी कितनी, एफ माइनस एफ, मतलब ये वो जो फोर्स लगाई वो माइनस ब्रैकेट में क्या, mg साइन थीटा प्लस एफ। यानी ये जो हमारी लगाई गई फोर्स है ये ज्यादा है और इन दोनों का सम करना है वो कम है, तो ज्यादा फोर्स में से कम फोर्स माइनस करेंगे, ये नेट फोर्स आएगी। और अब आपकी ये नेट फोर्स यानी स्मॉल एफ के लिए मैं लिख देता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और बाकी का एज इट इज लिख देता हूं ग्रीन कलर से एफ, यानी जो फोर्स आपने अप्लाई की, माइनस mg साइन थीटा और प्लस f की जगह आप वही म्यू आर लिखोगे और म्यू आर की जगह mg कॉस थीटा आएगा। तो आपके पास अभी फिलहाल मैं f ही रहने देता हूं। अब आप इस इक्वेशन से f की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, यानी आपको तो वो फोर्स निकालनी है ना जो उसे एक्सेलरेशन से ली जाए, तो इस f की वैल्यू क्या आएगी वो मैं यहां लिख रहा हूं, ग्रीन कलर वाले f की वैल्यू थर्ड पार्ट में, f इज इक्वल टू, ये f की वैल्यू निकालने के लिए इस पूरे को दूसरी तरफ ट्रांसफर किया जाएगा। सबसे पहले यहां पर होगा m में प्लस mg साइन थीटा प्लस f, और f की वैल्यू आपको पहले ही बता रखी है, f की वैल्यू म्यू आर होती है और r की जगह mg cos थीटा लिखना है। ये वो फोर्स है जो आप लगाओगे कितने एक्सेलरेशन से निकालने के लिए, ये एक्सेलरेशन है। यानी जब आप ये वाली फोर्स यानी थर्ड केस में ये वाली फोर्स लगाते हो ऊपर ले जाने के लिए, तो वो वाली फोर्स इन दोनों से ज्यादा होनी चाहिए तभी एक्सेलरेशन होगा, और जब ये वाली फोर्स इन दोनों से ज्यादा होगी तो नेट फोर्स निकाली जाएगी ज्यादा वाली फोर्स में से कम वाली फोर्सेस का सम माइनस करके, और नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये F निकालने से आपको पता चल जाएगा कि कितनी फोर्स आप लगाओगे कि वो एक्सेलरेशन से ऊपर जाए। इसको सॉल्व करने पर आपका थर्ड पार्ट क्लियर हो जाएगा। एक्सेलरेशन की जगह 0.2 डाल देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास आपको दे रखा है 0.5, थीटा 30 डिग्री है, और इस f की जगह म्यू mg cos थीटा आएगा, म्यू की वैल्यू भी गिवन है, m भी, g भी, cos थीटा भी। तो इस सारे में वैल्यू पुट करने पर आपका आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का भी। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है इसी पेपर का, वो भी आपको यहीं पर करा देते हैं फटाफट। तो ये आपके सामने इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट डाउट, फ्रिक्शन का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन में 13 नंबर का क्वेश्चन है, साथ में एक डायग्राम भी है जो आप देख ही रहे हो। A block of mass 0.8 kg is dragged along a level surface at a constant velocity by a hanging block of mass 0.2 kg as shown in figure. Find the tension in the string and the acceleration of the system if the coefficient of friction between the block and the surface is 0.045. देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें ये 0.8 kg का ब्लॉक इस तरफ ऐसे जा रहा है,
अब सबसे पहले इसमें देखें कि ये ब्लॉक को इधर खींचने के लिए यहाँ पर दिखाया ये एक पुली की हेल्प से एक ये वायर होता है और यहाँ से एक ये लोड लटका हुआ है। अब आपको पता लगाना है कि किस फोर्स की वजह से ये इधर जा रहा है। ऐसा आपने मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज और फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चंस में भी किया है। सबसे पहले तो ये समझ लें, ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है इसके मास को हम m1 मान लें और ये मास हम कह देते हैं m2। अब यहां ये देखो, ये m1g फोर्स है और ये स्ट्रिंग में टेंशन है। टेंशन की कहानी आप लोगों को बताई थी, जब भी किसी स्ट्रिंग पर कोई ऑब्जेक्ट हैंग करते हैं उस स्ट्रिंग को टेंशन हो जाती है। क्या टेंशन हो जाती है? कहीं मैं टूट ना जाऊं। और यहां ये टेंशन ऐसे लगेगी, ये m2g जो कि बैलेंस हो जाएगा r से, और जब ये स्लाइड करेगा तो यहां पर ये देख रहे हैं ये फोर्स लगेगी, क्या? फ्रिक्शन। अब मैंने बच्चों को बताया था कि जब दो बॉडीज आपस में कनेक्टेड होती हैं तो आपको दोनों का अलग अलग इक्वेशन बनाना चाहिए, और इक्वेशन बनाते समय नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो सिस्टम, ये बॉडी में ये जो चीज है ये नीचे की तरफ आती है, मान लीजिए a एक्सेलरेशन से, तो ये भी इधर जाती है a एक्सेलरेशन से। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम लिखेंगे m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। ऐसा क्यों लिखेंगे? देखिए इस ब्लॉक पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो इसका वेट और एक रस्सी का टेंशन ऊपर की तरफ, लेकिन ये फिर भी नीचे जा रहा है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लगती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कौन सी फोर्स बड़ी है और कौन सी छोटी है कैसे पता चलता है? ये आपको बहुत डिटेल में बताया था मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज में, कि जो फोर्स बड़ी है बॉडी उसी तरफ जाती है, और नेट फोर्स निकालने के लिए हमेशा बड़े में से छोटे फोर्स को माइनस करते हैं। तो यहां आपने m1g माइनस टी किया है क्योंकि m1g वाले डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, तो आपने नेट फोर्स निकालने के लिए बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस की है, और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास, उस बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसके बाद आप दूसरी बॉडी को कंसीडर करें, तो दूसरी बॉडी में m2g और r तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ये बॉडी राइट साइड में मूव कर रही है टेंशन फोर्स की वजह से, लेकिन फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप यहां लिखेंगे t माइनस f इज इक्वल टू m2a। ओके बात। अब आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, और दो इक्वेशन सॉल्व करके दो अननोन फाइंड आउट करने हैं। क्या क्या फाइंड आउट करना है? एक तो रस्सी में टेंशन और एक एक्सेलरेशन। बहुत इजी है, सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड ही कर दो। जैसे आप इक्वेशंस को ऐड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा m1g माइनस f इज इक्वल टू m1a प्लस m2a, और फिर आप इसमें से a कॉमन ले लेंगे तो आपके पास m1 प्लस m2 ब्रैकेट में a रहेगा, और यहां पर m1g माइनस f, तो a की वैल्यू आ गई m1 a की वैल्यू आ गई m1g माइनस f अपॉन m1 प्लस m2, और m1g माइनस f क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू होती है म्यू आर।
और r की वैल्यू यहां पर क्या है, m2g, तो आप यहां लिख देते हैं a इज इक्वल टू m1g माइनस म्यू r, देख रहे हैं r किसको बैलेंस कर रहा है, m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब ये इक्वेशन में आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसमें m1 m2 दोनों का वैल्यू गिवन है, g 9.8 होता ही है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहाँ गया, ये रहा, म्यू का कोई यूनिट नहीं होता, सबको पता है पहले। तो आपको सारी वैल्यूज पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ ये आंसर सीजीएस में दे रखा है, आप एसआई सिस्टम में निकालना क्योंकि सारी क्वांटिटीज एसआई सिस्टम में, जीबी 9.8 लेंगे एसआई सिस्टम में, उसकी वैल्यू 9.2 होती है, और m1 m2 भी केजीज में दिए सब। अब एक्सेलरेशन आप यहां से फाइंड आउट करने के बाद 10th क्लास का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जानते हो आप, फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में भी एक्सेलरेशन का वैल्यू जो यहां से आएगा उसको पुट कर देना और t के लिए सॉल्व कर लेना। फर्स्ट में डालोगे तो m1g माइनस ये ट्रांसफर हो जाएगा, ज्यादा आसान रहेगा। सेकंड में डालेंगे तो f की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी, वही म्यू r की वैल्यू m2g। तो आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट इक्वेशन में डालो स्मॉल a की वैल्यू या सेकंड इक्वेशन में डालो, आपको t का वैल्यू मिल जाएगा। तो दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको पढ़ाया जा चुका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10th क्लास में। मेन बात यह है कि आपको जब भी कोई इस तरह का फ्री बॉडी डायग्राम दिखता है आपको उसका इक्वेशन बनाना होता है हर बॉडी के लिए अलग अलग। ये मैंने लॉज ऑफ मोशन के जब क्वेश्चन पेपर के प्रॉब्लम सॉल्व करवाए थे तो बहुत डिटेल में बताया था, और इक्वेशन बना के फिर आपको नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करना है, और नेट फोर्स बड़े में से छोटे को माइनस करना। बड़ा कौन सा होगा, अब यहाँ देखो t बड़ा है f से क्योंकि ब्लॉक जो है वो राइट साइड में मूव कर रहा है, यहाँ पर m1g बड़ा है t से क्योंकि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है उस डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स बड़ी मानी जाती है ऑटोमेटिकली, कॉमन सेंस के हिसाब से। तो ये आपका लास्ट प्रॉब्लम भी जो डाउट था वो भी सॉल्व हो जाता है, और फ्रिक्शन का आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट होता है। अभी हम बच्चों से डिस्कस कर लेंगे, अगर कोई और क्वेश्चन पेपर बचा होगा तो पहले वो ही फिनिश किया जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास आपको रोटेशनल मोशन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करवा देंगे। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।